हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉवर्टी के बारे में, यानी गरीबी। गरीबी क्या होती है, इसकी परिभाषा देखेंगे, इसके लिए इसके प्रकार क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके लिए कुछ समितियां आई थी, उनके बारे में भी जानेंगे। इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या इसके सुधार के प्रयास होते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और आप लोगों को बता देता हूं कि पीछे जो भी क्लासें हो चुकी हैं, जैसे कि मैं बता देता हूं कौन कौन सी क्लासें आपकी हो चुकी हैं। जैसे कि इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं, पूरा का पूरा हिस्ट्री मैंने 71 क्लासों में कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद उसकी मैराथन क्लास बनाई है, संपूर्ण प्राचीन इतिहास की मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास की मैराथन क्लास मिल जाएगी। उसके बाद मैंने आधुनिक इतिहास, संपूर्ण आधुनिक इतिहास की 2 मैराथन क्लास बनाई हैं, पार्ट 1 और पार्ट आपका 2 करके आपकी बनाई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्लासें हैं। उसके बाद संपूर्ण भारतीय भूगोल, ज्योग्राफी की मैराथन क्लास बनाई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके हैं। बहुत अच्छी क्लासें आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्लासें हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक जो क्लास है वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैराथन क्लास भी बनाई है। और इन सारी जो मैराथन क्लास हैं, इनकी टॉपिक वाइज क्लासें भी पड़ी हुई हैं। प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी, पॉलिटी ऐसे करके आपको मिलेंगे। उनमें आप देखिए, सारी क्लासें आपको मिलेंगी और मैराथन की भी क्लासें आपको वहीं पे मिलेंगी। इसके बाद मैंने इंडियन पॉलिटी, इसकी भी क्लासें कंप्लीट करा दी हैं 38 क्लासों में। संपूर्ण आपकी पॉलिटीज जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा मैंने करा दिया। इसकी 2 मैराथन क्लास बनाई हैं, पार्ट 2 और पार्ट आपका 1 करके बनाई हैं। तो आप इनको जरूर देखिएगा जाके। और अब हम आते हैं, कल हमने जो पढ़ा था ना, तो उसके लिए हमने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, जिसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, टैक्स में वृद्धि करने पर मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो टैक्स में वृद्धि करने पर मैंने आपको बताया था और क्लास में भी पढ़ाया था, अगर टैक्स बढ़ जाएगा तो टैक्स जब बढ़ेगा तो क्या होगा, किसी भी चीज़ पे टैक्स लगता है, किसी वस्तु पे, तो उस वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है। और प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति क्या है, बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर क्या था, मुद्रास्फीति क्या थी इसकी, बढ़ेगी, ना कि कम होगी, ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो क्या होगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन दिया था, मुद्रास्फीति की स्थिति में किसको हानि होती है, मतलब कौन से व्यक्ति हानि उठाते हैं। मैंने आपको बताया था, ऋणी व्यक्ति जो कर्जदार है उसको हानि होगी या नहीं, ऋणदाता है, उत्पादक है, किसान है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो आपका ऋणदाता होता है ना, ऋणदाता जो क्रेडिटर होता है, जो पैसे को उधार पे देता है, उसको हानि होती है अगर महंगाई बढ़ जाती है। मैंने आपको पूरा डायग्राम भी समझाया था ऐसे, कि आपको मैंने कैसे समझाया था, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि एक इधर लेने वाला व्यक्ति है, इधर आपका देने वाला है। इतने 1000 रुपये अगर लिए हैं तो ये मान लिया 40 रुपये एक्स्ट्रा लौटाएगा इनको, मतलब 1040 लौटाएगा। और अब क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ गई, इसने उसके 5 रुपये के पेन खरीदे थे, उसने क्या किया, 10 में बेच रहा था। अब उसने वो 5 रुपये का पेन जो 10 में बेच रहा था, उसने 15 में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो इसको क्या हुआ, और ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि इसके पास तो पैसे हैं, इसने तो 1000 रुपये दिए तो उसको 40 ही मिलने थे। तो मैंने आपको उस क्लास में पूरा समझाया था, आप जाइए उस क्लास को देखना, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। अब हम पढ़ते हैं, अपना जो आज का टॉपिक है क्या है, गरीबी। तो देखिए, गरीबी में हम क्या पढ़ेंगे। गरीबी में वैसे जो गरीबी होती है उसमें आदमी पढ़ ही नहीं पाता है, लेकिन हम गरीबी को पढ़ेंगे कि गरीबी क्या होती है, उसको तो हम पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्या है, इसमें इसकी परिभाषा देखना है आपको, प्रकार देखने हैं, समितियां, पैरामीटर्स, कारण और उसके सुधार के प्रयास भी हमको देखने हैं। और हमने इसमें प्रभाव भी डाल रखे हैं कि इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं। देखिए, गरीबी होती क्या है, ये एक ऐसी दशा होती है, एक ऐसी स्थिति होती है जहां बुनियादी आवश्यकताएं पूरी ना हो सकें, बेसिक नीड्स जो हैं वो भी आपकी फुलफिल ना हो सके। और वो बेसिक नीड्स आपकी क्या होती हैं, रोटी होती है, कपड़ा होता है, मकान होता है, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य होता है। ये सारी एक ह्यूमन की एक बेसिक नीड है। इनके बगैर ह्यूमन मतलब क्या है, परफॉर्म नहीं कर पाता है, एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो एकदम बेसिक नीड है, लेकिन आजकल जो बेसिक नीड है ना, उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया है। और जो रोटी है ना, उसमें सिर्फ आपका ये क्या है, रोटी को सिर्फ रोटी नहीं,
उसमें पोषक तत्व होने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, और आपका क्या है जो उसके साथ में पानी होना चाहिए वो क्लीन वाटर, सेफ वाटर एकदम होना चाहिए, स्वच्छ पानी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है बेसिक नीड में आती हैं। और ये जो गरीबी है ना, ये गरीबी आपको मैं समझाता हूँ। ये जो गरीबी है ये समय और स्थान के हिसाब से क्या है बदलती रहती है। समय और स्थान के हिसाब से क्या है ये चेंज भी होती रहती है। तो इसको आप जरूर याद रखना, समय और स्थान से कैसे ये चेंज होगी अभी आपको बताते हैं। मान लिया ये समय की बात यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं, समय की बात यहाँ पे हम करते हैं। और यहाँ पे जो समय है दोस्तों ना, यहाँ पे 1980 की बात कर रहे हैं और यहाँ पे 2024 की बात कर रहे हैं। तो अगर 1980 में किसी व्यक्ति के पास 100 रुपये थे, किसी भी व्यक्ति के पास 100 रुपये थे, और आज 2024 में अगर उस व्यक्ति के पास किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं, तो लगभग आप सेम ही उनकी वैल्यू मान लीजिए। मतलब उस समय 100 रुपये भी थे तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। आज के टाइम पे 10,000 रुपये भी एक बहुत छोटा सा अमाउंट आपका लगता है। तो ये समय के अनुसार ये बदलती रहती है कि 100 रुपये थे तब भी हम गरीब नहीं थे, आज 10,000 रुपये हैं तब भी हम क्या माने जाएंगे, गरीब ही माने जाएंगे। और स्थान के हिसाब से अगर आप देखें तो स्थान के हिसाब से जैसे कि यूएसए है या और इंडिया है और यूएसए, तो इंडिया में हम देखें तो इंडिया का क्या है, मान लिया यहाँ पे 100 रुपये में यहाँ पे 80 रुपये आपके होने पास चाहिए, और यूएस में आपका 1 रुपये भी है, $1 भी है ना, तो आपका क्या है बहुत आप अमीर है। मतलब वहाँ का $1, यहाँ के 80 रुपये एक समान आपके माने जाते हैं। तो मतलब क्या है, ये कंट्री आपकी क्या है, स्थान के हिसाब से भी तो आपको गरीबी दिख रही है ना। अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति मान लिया कार खरीद रहा है तो उसके लिए एक नॉर्मल बात है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति कार ला रहा है तो ये एक गर्व की बात होती है, ये फलाने के घर में कार, ये वो। मतलब ये स्थान बाय स्थान आपकी क्या है गरीबी भी बदलती रहती है, कि गरीबी की परिभाषा बदलती रहती है। एक स्थान पे उसी मतलब इंसान के पास 100 रुपये हैं तो भी वो क्या है बहुत अमीर है, और एक इंसान के पास उसी टाइम पे दूसरे स्थान पे 10,000 20,000 रुपये तब भी वो क्या है गरीब है। तो ये आपका क्या है, ये स्थान वाइज आपकी क्या है बदलती रहती है। तो अब हम देखते हैं आगे इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। अभी हमने क्या देखा था, ये स्थान के हिसाब से देखा था। गरीबी की जो डिफिनेशन है वो चेंज भी हो सकती है समय और स्थान के हिसाब से। वैसे तो बेसिक नीड आपकी अगर पूरी नहीं हो पा रही हैं तो आप समझिए आप गरीब हो। और इसके जो कारण होते हैं ना दोस्तों, उनको समझना बहुत जरूरी है। इसके देखिए कारण, एक तो होती है मतलब प्रकार, कारण नहीं मैं बता रहा हूँ, प्रकार बता रहा हूँ। क्या ये गरीबी के जो प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ पॉवर्टी, एक तो होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट बोले तो सर एकदम बिल्कुल गरीब, निरपेक्ष पूर्ण गरीब, उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास बेसिक नीड है ही नहीं, मतलब बेसिक जरूरतें उसकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, बेसिक नीड बिल्कुल आपकी फुलफिल नहीं हो रही। जैसे ये वाली रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य मकान वगैरह, ये एकदम क्या है इनसे वो नील है, एकदम आउट ऑफ आपका क्या है बेसिक नीड से आउट ऑफ है। और दूसरी आपकी क्या होती है, एक सापेक्ष गरीबी यानी रिलेटिव। रिलेटिव गरीबी कैसी होती है, एक तरीके से इसको हम बोलेंगे तुलनात्मक गरीबी। कैसे, मान लिया एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। अब ए व्यक्ति के पास 1,000 रुपये हैं, बी व्यक्ति के पास उसी टाइम पे आपके क्या हैं 700 रुपये हैं। तो इनमें कौन सा गरीब हुआ, तो इनमें आपका गरीब क्या हो गया, ये वाला गरीब हो गया, ये वाला बी वाला गरीब हो गया। क्यों, क्योंकि उसके पास उसके इसकी तुलना में ये वाला आपका क्या है गरीब है, इस व्यक्ति की तुलना में ये व्यक्ति आपका क्या हो गया गरीब हो गया। तो इसी को कहते हैं सापेक्ष गरीबी। तुलनात्मक रूप से अगर एक पर्सन से कोई दूसरा पर्सन कम धन रखता है, कम मनी रखता है, कम चीज़ें रखता है, तो वो आपका क्या हो गया गरीब हो गया। अब ये जो आपकी विधियाँ, ये जो आपके प्रकार हैं, एक तो एब्सोल्यूट आपका क्या है, ये एब्सोल्यूट आपका है, ये आपका क्या है सापेक्ष है। तो एब्सोल्यूट आपको अगर पहचानना है, एब्सोल्यूट के लिए कैसे आप पहचानेंगे कि यहाँ पे एब्सोल्यूट आपकी क्या है गरीबी है, तो इसके लिए एक विधि आई थी। कौन सी विधि, इसके मापन की विधि, हेड काउंट विधि। क्या मतलब है दोस्तों, हेड काउंट विधि का मतलब कहीं पर भी व्यक्ति बैठे हैं तो उनके हेड गिन लो, उनके सर गिन लो, कितने लोग आपके क्या हैं गरीब हैं। और ये आपके क्या है हेड काउंट विधि के द्वारा इसको क्या है कैलकुलेट किया जाता है, कितने लोग गरीब हैं, इसका मापन किया जाता है। और ये जो निरपेक्ष और जी क्या बोलता हूँ, ये सापेक्ष गरीबी है यानी रिलेटिव पॉवर्टी है, इसके लिए जो विधि आई थी उसमें एक आपका लॉरेंज वक्र है, एक आपका गिनी गुणांक है। तो दो आपके क्या है वक्र आए थे, गिनी गुणांक और आपका लॉरेंज वक्र। ये जो लॉरेंज वक्र है इसको मैक्स लॉरेंज ने 1905 में लॉन्च किया था, और जो गुनी गुणांक है इसको कैरोडो गुनी ने इसको लॉन्च किया था। और ये इटली के व्यक्ति थे, कहाँ के थे, ये इटली के व्यक्ति थे, इन्होंने ये लॉन्च किया था। अब देखते हैं इनके आधार पे किस तरह की गरीबी होती है। देखिए लॉरेंज वक्र मैंने बता दिया, मैक्स लॉरेंज 1905,
गिनी गुणांक आपका कैरेडो गिनी 1912 में आया था। देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं समझ पाए तो आप बहुत स्ट्रगल करोगे। हालांकि इनका उन्हीं लोगों के लिए इनका फ़ायदा है जो आपके पीसीएस ऐसे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा आपके लिए रहता है। देखिए इसमें क्या है, लोरेंज वक्र में क्या है, आय में असमानता और आर्थिक विषमता बताता है। ये लोरेंज वक्र क्या बताता है, आय की असमानता को बताता है और आय की विषमता को बताता है, आर्थिक विषमता को बताता है। कितने लोग मतलब गरीब हैं, कितनी लोगों में विषमताएं हैं पैसे को लेकर। जैसे कि 100 रुपये आपके पास हैं, 100 आपके मतलब 100 लोग हैं और 100 में से 10% आपके लोग ऐसे हैं जिनके पास लाख रुपए हैं, 20% ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं और 70% ऐसे लोग हैं जिनके पास हजारों में रुपए हैं। मतलब सबके पास अलग अलग आपकी क्या है, पैसे की आपकी क्या है, एक तरीके से वैल्यू है, एक तरीके से उनके पास पैसे की उपलब्धता है। तो अलग अलग तरीके से ये क्या है, आर्थिक विषमता इनमें हो गई। अब ये इनका क्या है, लारेंज वक्र। ये क्या है दोस्तों, लारेंज वक्र है। इसको समझना है आपको। लारेंज वक्र को कैसे समझना है, देखिए ये जो लारेंज वक्र है इसको देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपका लारेंज वक्र है, इसमें आपको ये इस तरह से आपको ये वाई अक्ष है और ये आपका एक्स अक्ष है, और ये आपकी जो लाइन जा रही है समता रेखा जा रही है। मतलब इस लाइन पे जो भी है वो समता है, मतलब समान जिनकी इनकम है वो है। अब इसको समझना है, कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इधर मैंने क्या लिख रखा है, आय का प्रतिशत, और इधर मैंने क्या लिख रखा है, जनसंख्या का प्रतिशत। अब इसको कैसे समझोगे दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको ये करना है, ये यहाँ पे देखिए जीरो था, यहाँ से 20%, 40, 60, 80, 100, और यहाँ पर भी हमने 20, 40, 80, 60 ऐसे ऐसे हमने कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे आप कैसे मानेंगे। और ये आपका क्या है, ये आपका लॉरेंज वक्र है, ये जो आपका जा रहा है ये लॉरेंज वक्र है। अब ये लॉरेंज वक्र ये तो आपकी समता रेखा है, ये समता रेखा मतलब इस रेखा पे जितने भी हैं मतलब उनके पास समान आयु, मतलब कैसे समझोगे, देखिए यहाँ से क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे 20% है, यहाँ पर भी 20%। अगर इनको हम मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, ऐसे ही तो मिलाएंगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा ना वो समान रेखा वालों का, समान आय वालों का बनेगा। ऐसे ही आप इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा जाके, ऐसे मिलेगा जाके, तो ये क्या हो गया, समान आय वाले आपके बनेंगे। तो ऐसे ऐसे आप सबको मिलाते जाएंगे ना तो आपका सबका ऐसे ही बनता जाएगा। तो ये रेखा आपकी क्या है, समता रेखा है ये वाली, और ये आपका क्या है, लोरेंज वक्र है। ये आपका क्या है, लोरेंज वक्र। अब इसको समझिए, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए इसको कैसे समझते हैं, अब समझिए इसको। ये जो लोरेंज वक्र है आपका, ये समता रेखा से जितना ज्यादा दूरी पे है, जितना ज्यादा दूरी पे है उतनी ही आर्थिक विषमता है, उतनी ही लोगों के पास क्या है, उतने ही लोग क्या हैं, गरीब हैं, उतने ही लोग आपके क्या हैं, पुअर हैं, उतने ही आपके क्या हैं, लोगों के पास आर्थिक विषमताएं पाई जाएंगी। और उसमें आपका क्या होगा, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, किसी के पास बहुत कम पैसा होगा। जितना ज़्यादा यहाँ पे ये अगर ये लारेंज वक्र, ये लारेंज वक्र अगर यहाँ से होके निकल के जाता, कहाँ से निकल के जाता, बिल्कुल यहाँ से जाता, मतलब बहुत ज़्यादा विषमता है। किसी के पास करोड़ों अरबों रुपए तो किसी के पास 1-2 रुपए भी नहीं है। लेकिन ये जितना ही आपका आपका क्या है, जितना ये समता रेखा के पास से जाएगा उतनी ही आर्थिक समानता बढ़ती जाएगी। समझ आ गया ना, नहीं समझे तो फिर भी समझ जाओगे। देखिए अब देखिए इसमें क्या, लारेंज वक्र क्या कहता है, समता रेखा जितना दूर है उतनी ही आय की असमानता है, उतनी ही आय असमानता में है। और समता रेखा मतलब समता रेखा जितनी पास है, जितना पास है उतनी ही आय में समानता होगी लोगों के पास। क्यों, मैंने आपको समझा दिया है। कैसे समझाया, अभी मैं एक बार फिर से बताओ, समझा दूं अगर आपको नहीं समझ में आया है। ये मेन चीज़ इसमें क्या है ना, ये वक्र समझ में नहीं आता है। यहाँ पर भी 20%, यहाँ पर भी। अब ये इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा, तो यहाँ पे ये ऐसी लाइन जाएगी, यहाँ पे मिलाएंगे तो ऐसी जाएगी, ये आपकी ऐसी जाएगी, ये आपकी ऐसी जाएगी, और ये आपकी ऐसी जाएगी। तो ऐसे तो ये रेखा बनेगी ना, समान रेखा, समान आय वालों की ये बनेगी। लेकिन अगर वो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है तो यही आपका वक्र क्या कहलाता है, लॉरेंज वक्र कहलाता है, और ये आय की असमानता को बताता है। तो आपको समझ आया होगा जहाँ तक मेरे हिसाब से है। अब ये गिनी गुणांक आप समझिए, ये राष्ट्रीय आय के वितरण का गणितीय रूप प्रदर्शित करता है। गिनी गुणांक क्या है, गिनी गुणांक राष्ट्रीय आय के वितरण का गणितीय रूप बताता है। जैसे इसमें क्या है, इसमें क्या किया जाता है, 0 से लेके 1 के मध्य आपकी क्या है, गणना की जाती है। अगर कोई 0 पे है, किसी को आपको क्या है, 0 है, किसी की वैल्यू मतलब ये एक अंक दिए गए हैं, अगर उनका जो मान आता है, ये एक इसका एक फॉर्मूला होता है उसको निकालने का, तो उसमें अगर आपका 0 आता है ना
तो मतलब सबकी आय क्या है आपकी समान है, सबकी आय क्या है आपकी समान होगी अगर जीरो आता है। अगर उसमें से अंक ये वाले आए 0.1, 0.3, 0.5, 7, 9, जितना ही आगे को बढ़ते जाओगे आर्थिक असमानता उतनी ही बढ़ेगी, आय की असमानता उतनी ही बढ़ेगी। क्या है, अगर जीरो है तो सबकी आय समान है, यहाँ पे एक आ गया तो सबकी आय असमान और बहुत ज़्यादा असमान होगी। मतलब वही मैंने अभी बताया, किसी के पास करोड़ों अरबों रुपए होंगे तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं होंगे, खाने को भीख मांगते फिरेंगे। और यहाँ पे क्या है, सबसे कम मान, मतलब कि सबसे कम मान बोले तो जीरो मान, उतनी ही मतलब उतनी ही क्या है, यहाँ पे क्या है समान है, यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे समान, उतना ही मतलब सबकी आय समान, मतलब जितना कम मान उतना ही सबकी आय क्या होगी समान होगी, ये आपका क्या है समान है। और यहाँ पे सबकी आय क्या है असमान होगी, जितना ज़्यादा मान उतना ज़्यादा आपकी क्या है असमान आपकी क्या होगी आय होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए था पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गरीबी गरीबी के लिए आपकी कुछ समितियां आई थी, कुछ कमिटीज गठित की गई थी, उन्होंने गरीबी को डिसाइड किया था कि गरीबी क्या होती है, गरीबी का पैरामीटर्स क्या होते हैं, कितना व्यक्ति कमाता है तो गरीब माना जाएगा, कितना व्यक्ति खाता है तो गरीब माना जाएगा। तो इन्होंने अलग अलग समितियां आती हैं, जैसे कि गरीबी मापने के लिए एक बाई के अलग समिति आती है, बाई के अलग कमेटी, एक लकड़वाला कमेटी आती है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी आती है, और आपकी सी रंजन कमेटी आती है। तो इनको आप क्या बोलता हूँ मैं, इनको क्या है इनको पढ़ना है हमको। अब देखिए इनको अलग अलग तरीके से देखिए, इनका गठन मैंने आपको सब कुछ लिख कर आया हूँ। इनका गठन कब हुआ था, जो बाई के अलग समिति है 1977 में गठन होता है, और आपकी 1979 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और ये अपनी रिपोर्ट में क्या देती है, पोषक तत्वों के आधार पर ये मापन करती है कि अगर पोषक तत्व कम है ना, उसके आधार पर ये मापन करती है। ये नहीं बताती है कोई व्यक्ति इतना कमाता है, कोई व्यक्ति के पास इतना पैसा, ये उसके खाने पे, ये उसके न्यूट्रिशंस पे बात करती है। बाई के अलग समिति कहती है अगर व्यक्ति के खाने में पोषण नहीं है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखें तो उनके पास जो पोषण होना चाहिए, उनके पास जो कैलोरी की क्षमता होनी चाहिए, कैलोरी कंज्यूमिंग होनी चाहिए, वो 2400 कैलोरी पर पर्सन होना चाहिए ग्रामीण लेवल पे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो उनके लिए इतनी ज़्यादा कैलोरी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बोला कि शहरी लोगों के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम मेहनत का काम करते हैं, वो लोग अपना बिजनेस, अपना मतलब पान दुकान ये खोल के बैठे होते हैं, तो उनको थोड़ी कम मेहनत लगती है ना, तो उनके लिए बताया 2100 कैलोरी होना चाहिए उनके पोषण तत्व, मतलब उनके न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, बहुत सारी ऐसी जो होती हैं, कैल्शियम आपकी क्या है, प्रोटीन, ऐसी चीज़ें ये पोषक तत्व होते हैं। उनकी मात्रा को कैलोरी हम कहते हैं, कैलोरी एक यूनिट है, उसको हम समझेंगे जब साइंस वगैरह पढ़ेंगे तो सीखेंगे। ये बताते हैं कि इतना कैलोरी आपका ग्रामीण लेवल पे, इतना आपका कहाँ पे होना चाहिए, शहरी लेवल पे होना चाहिए। अब ये तो हमने समझ लिया, ये तो बाई के अलग समिति कहती है जो कि 1977 में आई, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और कब रिपोर्ट थी, 1979 में। किस पे ये बात करती है, कैलोरी वाली पे बात करती है, कैलोरी पे बात करते हैं ये लोग। अब लकड़वाला समिति जब आती है, इसका जो गठन होता है ना, वो 1989 में होता है दोस्तों, नवासी, नवासी बोले तो 89। और 1993 में ये अपनी क्या दे देती है, रिपोर्ट दे देती है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यहाँ पे कैसे ये देखते हैं, ये गांव के लेवल पे एक निकालते हैं कृषि श्रमिक मूल्य उपभोक्ता सूचकांक। गांव के लेवल पे क्या निकालते हैं, ये गांव के हिसाब से कृषि श्रमिक मूल्य उपभोक्ता सूचकांक, यानी एग्रीकल्चर लेबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे इसको आंका जाता है। जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो आपका होल सेल प्राइस इंडेक्स और आपका क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका बताया था ना, उसी के हिसाब से आपका है। तो गांव पे मतलब ये क्या है, गांव में एक व्यक्ति जो श्रमिक है, कृषि श्रमिक है, वो उपभोक्ता मूल्य मतलब वो कितना कंज्यूम कर पा रहा है, कितनी चीज़ें खा पा रहा है, कितनी चीज़ें न्यूट्रिशंस में ले रहा है, उसके आधार पे इसने बात की है कि वो कितना खाता है, उसके आधार पे इन्होंने गरीबी का आकलन किया। और शहर में भी इन्होंने क्या किया, औद्योगिक श्रमिक आधार पे बोले तो इंडस्ट्रियल लेबर, इंडस्ट्रियल वर्किंग कैप और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे इन्होंने क्या कि शहरों में जो लोग इंडस्ट्रियों में काम करते हैं, उद्योगों में काम करते हैं, उनका जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कितना कंज्यूम करते हैं, उसके आधार पे इन्होंने गरीबी का आकलन किया था। और अगली ये जो दो आपकी समितियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा,
हालांकि मैं लिख के नहीं लाया हूं, लेकिन पूछूंगा ज़रूर। और आपको इन्हीं में से आपका सवाल होगा और आपको वो जवाब देना होगा वीडियो देखने के तुरंत बाद। तो सुरेश तेंदुलकर समिति, और इसका गठन कब हुआ? 2005 में गठन होता है। 2009 में अपनी क्या देती है? रिपोर्ट दे देती है। 2005 में गठन, 9 में रिपोर्ट दे देती है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। और क्या बोलते हैं इसको? एस तेंदुलकर। अब यहाँ से सुरेश से आप सचिन तेंदुलकर मत समझ लेना, लेकिन समझ भी लेते हो सचिन तेंदुलकर तब भी एस तेंदुलकर आपका चल जाएगा। और क्या बोलता हूँ, ये 2009 में अपनी रिपोर्ट देती है, 5 में गठित होती है। ये क्या कहती है? ये गांव के लेवल पे क्या बोलती है? अगर कोई पर्सन गांव में रहता है और वो 816 रुपये प्रतिमाह कमाता है और 26 रुपये डेली कंज्यूम भी कर लेता है। कितने? 26 रुपये डेली कंज्यूम करता है, यानी कि 26 रुपये क्या है डेली वो अपने ऊपर खर्च करता है, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। 26 रुपये से अगर कोई नीचे खर्च करता है, 25 रुपये, 24 रुपये, 23 रुपये, तो वो क्या है? गरीब माना जाएगा। ये कब आई थी रिपोर्ट? 2009 में। लेकिन क्या ये बिल्कुल सच है? ऐसा नहीं है। मतलब आज के दौर पे इसको बदलना चाहिए। 2009 में एक इन्होंने शहरी इंडेक्स को भी बताया था कि शहर में अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये कमा रहा है और वो 32 रुपये अपने ऊपर खर्च कर लेता है, तो वो गरीब की श्रेणी में नहीं आएगा। 32 से कम कर रहा है तो वो गरीब की श्रेणी में रहेगा, क्योंकि शहरों में चीज़ें महंगी होती हैं, वहाँ पे आपकी सैलरी भी महंगी होती है और चीज़ें भी महंगी होती हैं। ऐसा ही आपका जो रंग राजन समिति आई, सी रंग राजन, उसने भी बोला, जो कि 2012 में तो गठित हुई और 14 में आपकी इसने रिपोर्ट दी। इसने भी यही बात कही कि गांव के लेवल पे क्या कहा इसने कि 972 रुपये जो प्रतिमाह कमाता है वो गरीब नहीं रहेगा। जो 32 रुपये डेली खाता है वो गरीब नहीं होगा। गांव में 32 रुपये अगर खर्च करता है तो वो डेली के लाइफ में आपको क्या गरीब नहीं माना जाएगा। और इन्होंने शहरी लेवल पे बताया जो 1407 रुपये महीने का कमा रहा है और 47 रुपये अपने ऊपर खर्च कर रहा है, 47 रुपये, तो वो गरीब की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। वो आपका गरीब नहीं रहेगा, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं आएगा, वो आपका क्या है? एबव पॉवर्टी लाइन पे आ जाएगा, पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो ये आपकी क्या है? समितियां हैं। और मैंने सारा डाटा आपको एक ही मतलब उसमें पीपीटी में दे दिया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी के कारण समझिए। देखिए इनको, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, ये सारा वातावरण आपके ही आसपास का है, आपके आसपास ही, आपके नज़दीक में ही, आपके ही वातावरण में ही ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं। गरीबी, भुखमरी, तंगी, आपकी सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसके कारण क्या है? एक तो तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या। आप लोगों को पता है ये भारत कितना अपना जनसंख्या वाला देश है और इसमें जनसंख्या जैसी नीति पर कोई भी वो नहीं है, कोई भी ऐसा कोई नीति कानून नहीं आया है जिससे जनसंख्या का नियोजन हो सके। और हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, पुत्र प्राप्ति की चाह में व्यक्ति क्या करता है, बहुत सारी जनसंख्या को बढ़ा देता है, बहुत सारा क्या है जनसंख्या को पैदा करता है, 10-20 बच्चे पैदा कर देता है, केवल किसके लिए? अपनी वंशानुगत के लिए, अपने वंश को चलाने के लिए, जो कि एकदम मतलब एकदम बकवास चीज़ है। और क्या बोलता हूँ मैं, जनसंख्या बहुत है, उसके एवज में हमारे पास क्या है, जो संसाधन है ना वो सीमित है, हम डेवलप कर ही नहीं पा रहे हैं। हम कोई भी अपना उद्योग, कोई भी इंडस्ट्री, किसी भी चीज़ में डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है। असीमित आवश्यकताएं, संसाधन हमारे पास सीमित हैं और हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी वांट्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो आपकी क्या हैं? असीमित हैं। जैसे ये देखिए आपके पास ये मतलब रिसोर्स हैं और ये आपके क्या हैं? असीमित इनकी चाहे। कोई कार का सोच रहा है, कोई साइकिल का, कोई मोटरसाइकिल का, कोई किसी का कोई यात्रा का, कोई कुछ भी, ऐसे लोग सोच रहे हैं, लेकिन क्या है? साधन है ही नहीं। अब देखिए कृषि का पिछड़ापन, ये भी आपका क्या है? गरीबी का ही कारण, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करती है। और जो कि 57% आपकी क्या है, जो लोग हैं वो आपके क्या है? कृषि में लगे हुए हैं। और बाकी आपके क्या है? 16 से 17% क्या है? ये जीडीपी देते हैं। 57% लोग कृषि में लगे हैं और 16-17 रुपये ही कमा पा रहे हैं। समझ रहे हो आप? और आधुनिकता, आधुनिकता मतलब आधुनिक बात है, यहाँ पे आधुनिकता लिख गया है। कृषि में क्या होना चाहिए? आधुनिक बीज, जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनी सिंचाई, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और खेतों में जो बुआई होती है ना, वो मशीनों से होनी चाहिए। खेतों की कटाई मशीनों से होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपका क्या करना चाहिए? आधुनिक तरीके से उनको करना चाहिए। इनका सही प्रयोग नहीं हो रहा है, इसीलिए कृषि हमारी क्या है? पिछड़ीपन है, बहुत आपकी क्या है? पिछड़ीपन है। ये भी गरीबी का कारण होती है।
आगे बढ़ते हैं। अशिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अशिक्षा गरीबी के लिए कारण, बहुत बड़ा कारण है। क्या है, जैसे कि शिक्षा में आपका क्या है, शिक्षा हो गई, कौशल हो गया। जैसे आपके पास कोई योग्यता है, कोई स्किल आपने सीख ली, आपने कोई भी एक स्किल सीख ली, आपने किसी चीज़ को बनाना सीख लिया, जैसे कंप्यूटर स्किल सीख ली, आपने कोई काम सीख लिया, वो आपकी स्किल्स में आ जाएगा। आपको कोई ट्रेनिंग दी गई, जैसे आपको कोई चीज़ आपकी बनाने की ट्रेनिंग दे दी गई, आप कैसे, आप क्या बोलता हूँ मैं आपको, मोमबत्ती कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको कैसे डेवलप करना है, तो ये आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं। और इनकी मदद से आप क्या करेंगे, इनकी मदद से आप पूंजी कमाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ आपके पास हो गई तो आप मानव पूंजी बन जाएंगे, और अगर आप मानव पूंजी बन गए तो आप पूंजी कमाने में सक्षम हो जाएंगे। तो अशिक्षा एक बहुत बड़ा, इसके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा डिबेट की जा सकती है, रात दिन लेक्चर इसके ऊपर चल सकते हैं, क्योंकि अशिक्षा, सारी चीज़ें आपकी अशिक्षा के लिए तो हो रही हैं। आज राजनीति में जो उथल पुथल है ना, वो शिक्षा की वजह से है। अशिक्षित लोग, मतलब आज जो आप देख रहे हैं ना, क्या हो रहा है कि अब मैं खुद ही देख रहा हूँ, पिछले साल से मैंने खुद ही मतलब आरओ का पेपर पिछली साल जब दिया, क्या हो गया, लीक हो गया। उसके बाद और पेपर हुए, वो भी लीक हो गए। जो भी पेपर हो रहा है लीक हो रहा है। मतलब ये अशिक्षा को बनाए रखना मतलब क्या है? अगर अशिक्षा, अगर ये कम हो जाए तो, अगर वही लोगों जो पेपर लीक हुए, पेपर सही से नहीं हुए, अगर वो लोग पेपर लीक नहीं होते तो उनका कुछ ना कुछ का ज्वाइन हो जाता, उन लोगों को रोजगार मिल जाता। तो ये सब क्या है, एक तरीके से इसको क्या है, नेग्लेक्ट कर किया जा रहा है। तो इसको मतलब इसका सुधार होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें क्या है, एक तरीके से गरीबी का कारण बनती हैं। आप भली भांति इन चीज़ों को समझते हैं। विकास की धीमी गति, हमारे देश में विकास की धीमी गति क्या है, जैसे कि परीक्षाओं का लेट कराना। एक फार्म भर जाता है तो 5-6 साल बाद परीक्षाएं उसकी कराते हैं। ये सब क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो योजना अमेरिका, मतलब जो चीज़ें अमेरिका और जो विकसित देशों में आती हैं, भारत में वो 200-300 साल बाद आपकी लॉन्च की जाती हैं। तो ये क्या है, विकास की गति क्या है, धीमी है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, जब हम आज़ाद हुए थे ना 1947 में, 200 सालों से, लगभग 1857, उससे पहले भी 200 सालों से हम क्या है, गरीबी, भुखमरी और स्वास्थ्य अवसंरचनात्मक विकास से हम जूझ रहे थे। हालांकि लॉर्ड डलहौजी वगैरह इन्होंने क्या किया था, बहुत सारा आपका क्या किया था, बहुत सारे काम किए थे, लेकिन फिर भी हम जूझ रहे थे। उद्योग हमारे नहीं थे, हमारे पास उद्योग नहीं थे। जब हम पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे तो हम उसमें बताएंगे आपको, संसाधन हमारे पास थे लेकिन हमको उसका यूटिलाइज नहीं करना आ रहा था। कृषि हमारे पास बहुत पिछड़ी हुई थी, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्निक, कोई मशीन, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। और उस समय कृषि का व्यवसायीकरण हो रहा था। इससे पहले 200 साल पीछे, मतलब 200 साल का पीछे का मतलब है 1947 से पीछे, 1857, 70, उनमें क्या हो रहा था, कृषि का आपका क्या हो रहा था, बहुत तरीके से व्यवसायीकरण हो रहा था। भुखमरी, गरीबी, स्वास्थ्य, ये सारी अब संरचनात्मक पे कोई काम नहीं हुआ था। तो विकास की गति हमारी क्या है, बहुत स्लो है। हमने बहुत धीरे धीरे से विकास करना स्टार्ट किया है, और इसीलिए क्या है, ये गरीबी की अभी तक नहीं निपटी है। हम पंचवर्षीय योजनाओं में बात करेंगे, जो 5वीं योजना आती है जिसमें गरीबी मिटाओ का नारा दिया जाता है, तो उसकी भी बात करेंगे जब हम योजनाओं को पढ़ेंगे। बेरोजगारी, बेरोजगारी आपकी क्या है, प्रचलित दर पर, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये मतलब ये नहीं पढ़ाया है, अभी आगे आएगा ये टॉपिक। मैंने महंगाई को पढ़ाया है पिछली क्लास में, इन्फ्लेशन को। ये क्या होती है, प्रचलित दर पर अगर कोई व्यक्ति कार्य करने को तैयार है और फिर भी उसको कार्य ना मिले, तो ये स्थिति आपकी क्या कहलाती है, गरीबी कहलाती है। गरीबी बोले तो बेरोजगारी कहलाती है। और ये भी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि काम नहीं मिल रहा है। आपके पास स्किल है, नॉलेज है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन आपके हिसाब से क्या है, काम ही नहीं है। आपने बहुत सारे डिग्री हासिल कर ली, बहुत सारे आपके पास सर्टिफिकेट है, बहुत सारी स्किल्स है, आप कंप्यूटर नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही। क्या आप फावड़ा चलाएंगे? नहीं ना, आपको बहुत शर्म आएगी, आपको लोग जलील करेंगे। तो ये भी आपका क्या है, एक बहुत बड़ी दुविधा है। और जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है ना, जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग पॉपुलेशन है ना, जैसे कि आपकी जनसांख्यिकी लाभांश जिसको कहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जैसे कि 15 से जो 59 वर्ष की जो जनसंख्या है, वो एकदम परफेक्ट है, काम लायक है, कार्य करने हेतु है। अगर उसको बेरोजगारी में, मतलब वो बेरोजगार है ना, तो कितनी बड़ी मतलब भयंकर आपकी क्या है स्थिति है, जो आप नहीं कर पा रहे हो, आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो उन कंडीशंस को। और 15 से 65 वर्ष की आयु, मतलब इसमें दोनों ही आपके आ जाते हैं। ये जो डेविंग, कहीं कहीं पे 15 से 59, कहीं कहीं पे 15 से 65 आपका लिखा रहता है। और पूंजी की कमी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल्स भी है, उनको कुछ प्रोडक्ट्स बनाना आता है, कोई भी वो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं अपने छोटे लेवल पे, एक बेकरी, ऐसी चीज़ें होती हैं। अपने उद्योग, मतलब जो कुटीर उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पूंजी नहीं है, उनके पास क्या है, कैपिटल नहीं है।
और किसी पूंजी की कमी है, उनके पास पूंजी की कमी की वजह से आपको क्या करते हैं, उनके पास एजुकेशन भी नहीं है, स्किल भी, मतलब जो अगर उनके पास पूंजी होती ना, उनके पास देखिए क्या है, उनके पास मान लिया एजुकेशन है, शिक्षा है, वो पढ़े लिखे हैं, स्किल भी है, ट्रेनिंग भी उनको मिली हुई है, लेकिन अब वो कोई धंधा करेंगे, काम करेंगे तो उनको पैसा चाहिए। इसीलिए सरकार ने एक, आपने सुना होगा, स्ट्रीट वेंडर आपकी स्वनिधि योजना है, आपकी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसमें 10,000 रुपये सरकार आपकी क्या देती है, लोन देती है। जो आपके ठेलेदार लोग होते हैं, अपने चाट पकौड़े, इनके लिए लोन देती है, तो स्ट्रीट वेंडर उनको कहते हैं। तो वो अपना कोई भी अपना छोटा मोटा कार्य कर सकते हैं। और इसके लिए मतलब ये भी एक कारण है, पूंजी की कमी होना। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार आपका क्या है, रग रग में आपके भरा है। मैंने क्या, आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, हालांकि हम सभी लोग इसी चीज़ की तैयारी भी कर रहे हैं, मतलब तैयारी क्या, भ्रष्टाचार करने की नहीं, मतलब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप हर एक गवर्नमेंट सेक्टर में देख लें, आप गवर्नमेंट की पॉलिसी मतलब पता नहीं कैसी है, मुझे तो समझ नहीं आता है। हालांकि गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी होती हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज सही से नहीं किया जाता है। एक क्लर्क से लेके एक बड़े अधिकारी तक आपको करप्शन आपको देखने को मिलेगा, सब में आपको करप्शन देखने को मिलेगा। एक छोटे से लेके आप बड़े लेवल पे तक जाएंगे, आपको करप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यही आपका क्या है, ये भ्रष्टाचार अगर एक बार, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं आज ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, गुड गवर्नेंस के लिए चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी आपका क्या है, मैं आपको देख, गांव लेवल पे आप होंगे तो आपको पता होगा, जो पीएम किसान सम्मान निधि होती है ना, उसका मतलब क्या है, उसके लिए अगर कोई फॉर्म कराता है तो उसका अप्रूव ही नहीं होता है, जब तक वो एक किस्त वगैरह, दो किस्त वगैरह नहीं दे देता है किसी व्यक्ति को, तब तक अप्रूव ही नहीं होता है। और इसमें सब क्या होते हैं, अप्रूव कौन करने वाले होते हैं, वो सब आपके क्या होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट आपके कर्मचारी होते हैं। और वो डायरेक्ट तो पैसा नहीं लेते हैं, किसी ना किसी मीडिएटर के थ्रू लेते हैं। लेकिन क्या है, ये सब क्या है, एक तरीके से भ्रष्टाचार ही तो है। और यहाँ पे देखिए, महंगाई, महंगाई के बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो एक गरीब आदमी के लिए, जिसके पास पैसा ही नहीं है, वो कैसे आपको पढ़ाएगा, कैसे लिखेगा, सब सारी चीज़ें उसकी ठप हो जाएंगी। अब देखिए, गरीबी के परिणाम, मतलब गरीबी जो है उसके रिजल्ट क्या हैं, उससे क्या समस्याएं बनती हैं। एक तो मानसिक अशांति हमारे अंदर पैदा हो जाती है, हम बहुत सारा कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा। कैसे मानसिक अशांति, जैसे ये व्यक्ति देखिए, ये क्या है, कर्ज के जाल में फंसा हुआ, डेब्ट ट्रैप में आ गया है। कर्ज के जाल में कैसे फंसा, इसने सोचा कि मैं फसल करता हूं और फसल के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। ये एक साहूकार के पास गया, साहूकार ने इसको क्या दिया, साहूकार ने कहा मैं आपको 1,000 रुपये देता हूं, लेकिन मुझको 40 रुपये आपसे चाहिए हर महीने। या ये भी इसने बताया कि मुझे 40 रुपये चाहिए। इसने क्या है, फसल के लिए ऋण लिया, और फसल क्या हो गई, अचानक बाढ़ या सूखा पड़ने के कारण क्या हो गई, खराब हो गई। इसने क्या लिया, फिर आपका ऋण लिया 2,000 रुपये, और कहा आपकी मुझे 100 रुपये चाहिए, इसने मतलब जिससे भी लोन लिया है। अब इसका क्या है, ये वाला लोन अभी नहीं निपटा था इसका, तब तक इसने ये लोन ले लिया। क्योंकि इसने 2,000 क्यों लिया, इसने कहा ये 1,000 निपटा देंगे, और 2,000 ले लिए तो उससे हम क्या करेंगे, कृषि करेंगे। तो मतलब लोन निपटाने के लिए लोन, कृषि के लिए लोन, बीमारी, भूखमरी, ये सारी फसल बर्बाद, ये सूखा, बाढ़, सबके लिए। तो एक इंसान क्या हो जाता है, वो ट्रैप में आ जाता है, कर्ज के जाल में जब वो आ जाता है तो उसको मानसिक डिस्टरबेंस हो जाती है, मेंटल उसकी इलनेस हो जाती है, तो वो एक तरीके से एकदम बेकार सा हो जाता है। तो मानसिक अशांति ये गरीबी का ही परिणाम है। बाल अपराधों में वृद्धि, लूट, चोरी, डकैती, आप देखते हैं ना, कहीं रेप केस, हत्याकांड, ये फलाने ढिमाके आपके जो कार्य होते हैं, हत्याकांड वगैरह, लूट, डकैती, आपकी चोरी चकारी, बैंक लूट, ये सब आप देखते हैं, सुनते हैं। बाल अपराधों में वृद्धि, छोटे छोटे बच्चे चोरी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे चोरी करके भाग रहे हैं, ये सब क्या है, ये गरीबी है। ये मतलब क्या है, गरीबी के परिणाम हैं। अब देखिए यहाँ पे लूट, ये देखिए लूट फूट, मैंने आपके ये इमेजें लगा रखी हैं, देखिए ये सब क्यों होते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको ज़रूरत है, पैसा नहीं, तो वो क्या करते हैं, आसान तरीका अपनाते हैं। लेकिन ये तरीका आसान तो नहीं होता है, वो लूट करते हैं, चोरी करते हैं। ये देखिए यहाँ से चोरी करके भाग रहे हैं, ये देखिए आप लोग यहाँ पे क्या है, ये भीख मांग रहे हैं। तो मतलब ये सब क्या है, ये सब आपका क्या है, बहुत बुरी कंडीशन होती है गरीबी। दुर्व्यसनों में आपकी क्या है, वृद्धि, लोग नशा करने लगते हैं, अगर जाल में फंस जाते हैं, कर्ज के जाल में आ जाते हैं तो नशा करने लगते हैं, मदिरापान, जुआ, गैम्बलिंग, ये सब आपके गरीबी के ही परिणाम हैं। और कभी कभी ये होता है कि नशा, मदिरापान और गैम्बलिंग, इससे भी आप गरीब हो सकते हैं। मतलब ये अगर आप करते हैं तब भी आप गरीब बन सकते हैं, अगर आप गरीब हैं तब भी आप ये करते हैं, ये दोनों ही फैक्टर हो सकते हैं।
भिक्षावृत्ति, भिक्षावृत्ति आप देखते हैं बच्चों को सड़कों पे भीख मांगते हुए, मूवीज में देखिए आप बच्चे भीख मांगते हुए दिखाए जाते हैं, नौजवान भी भीख मांगते हुए दिखाए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके के आप देखते हैं। अब कल ही एक कोई व्यक्ति मेरे पास आया, मतलब मैं अपनी शॉप पे था, उसने कार्ड दिखाया, कहा इसमें क्या है, आप क्या करो, ये पैसे दो, इसके लिए मैं ये मैंने, अरे भाई आप अगर खुद कर रहे हो तो आप खुद करिए ना, मुझसे इसमें क्या, आप मतलब एक बहुत बड़ा ट्रेप भी चल रहा है दोस्तों। इसमें क्या है, आजकल लोग भंडारे ये वो चीजें करते हैं ना, तो पैसे तासेलते हैं। अगर आपको भंडारा ही करना है तो आप अपने पैसे से कीजिए। आप तासेलते हैं, मान लिया 40-50 हज़ार रुपये तासील लिए और उसका 20 हज़ार रुपये भंडारे में लगा दिए, मान लिया 30 हज़ार रुपये बचा लिए। तो एक मतलब ये क्या है, ये लोग मतलब क्या है, उनके पास पैसा नहीं तो अलग अलग तरीके से पैसे को कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी जो भ्रष्टाचार, ये सब जिस नीतियां आ रही हैं ना, ये सब एक मतलब क्या है, ये गरीबी का ही परिणाम होता है। और क्या है, पारिवारिक विघटन, परिवार में तनाव, टेंशन, सब क्यों, गरीबी गरीबी गरीबी। संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण आपका क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन का भी इम्पैक्ट इस पे कह सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, औद्योगिकीकरण के कारण ग्लोबलाइजेशन हुआ, और उसके कारण एकल परिवार बने। क्यों, क्योंकि आपको एकल, आप गांव में रहते हैं और आप कस्बे में जाके काम कर रहे हैं तो आप वहीं पे कमरा ले लेते हैं, गांव में आपके परिवार वाले छूट जाते हैं वहाँ पे। तो परिवारों का विघटन होना इसी का ही एक कारण है, क्योंकि पैसा कमाना है तो इसके लिए करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक स्तर में कमी, सोशल स्टेटस कैसे, यहाँ पे देखिए ये गरीब व्यक्ति हैं, ये अमीर व्यक्ति हैं, तो इनके स्टेटस में कमी। अमीर एक तो एक्सट्रीम रिच है, एक आपका बहुत आपका क्या है पुअर पर्सन है। तो उनके जो स्टेटस है ना, वो बहुत उनके क्या है, एक तरीके डिफरेंस होते हैं। और इनमें किन किन चीज़ों की डिफरेंसता होती है, आर्थिक रूप से भी इनमें डिफरेंस आ जाता है, बंटवारा हो जाता है, धार्मिक रूप में भी, जातिगत, राजनीतिक, हर चीज में इनको ऊंच नीच देखनी पड़ती है। जो हाई क्वालिटी ऊपर के लोग होते हैं, वो जो गरीब लोग हैं उनको बड़ा ही गिरी नज़र से देखते हैं। अरे ये तो मतलब क्या है, गंदे समाज के लोग हैं, गंदी नाली के कीड़े, इस तरह से अपने बोलते हुए टीवी में, फिल्मों में देखा होगा। उनको एक लानत की नज़र से देखा जाता है। तो सामाजिक स्तर में भी आप अगर गरीब हैं तो आपकी वैल्यू, आपकी स्टेटस अपने आप ही कम हो जाती है। आप कितने भी योग्य हों, कितने भी आप कैपेबल हों, कितने भी ऑनेस्ट हों, लेकिन अगर आप क्या हैं, पुअर हैं, तो आप हर चीज़ में पुअर हो जाते हैं। हर चीज़ को आपको क्या है, इनकार किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। और समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं में आप देखेंगे कि लोगों के पास क्या है, कैलोरी नहीं उनको मिल पा रही है, सही पोषण नहीं मिल पा रहा है, प्रोटीन, कैल्शियम, इन चीज़ों को नहीं मिल पा रहा है, और ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो बच्चों में क्या है, बौनापन आ जाता है, उनका वजन, वेट कम हो जाता है, रक्त अल्पता की बीमारी हो जाती है, ये ज़्यादातर फीमेल्स को होती है। कुपोषण, सही न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण कुपोषण आ जाता है। ये देखिए, ये सारी चीज़ें आप देखिए, ये भूख, मतलब ऐसे कैसे आपको चेहरे की इमेज से इनको दिख रहा होगा कि इनको कुछ खाने को मिले, कैसे भी मिले। तो ये स्वास्थ्य वगैरह समस्याएं, ये महिलाओं में कुपोषण की समस्या आपकी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, समझते हैं। तो ये आपको क्या है, ये मतलब ये सब समाज हमारे सामने ही रहता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन जब भी हमको लिखना पड़ता है ना, तब हमारा दिमाग ट्रैप कर जाता है, तब हमारा दिमाग क्या है, आउट ऑफ बॉक्स हो जाता है, सोचता है क्या लिखें। ये सारी वो चीज़ें आप मेंस में अगर ये चीज़ आप भर देंगे ना, तो गजब नंबर पाएंगे, गजब। अगर ये चीज़ें आप लिख के आते हैं तो गजब के नंबर आपके मिलेंगे। और गरीबी कम करने के उपाय देखिए, कहीं कहीं पे आपका होता है गरीबी को दूर करने के उपाय। गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता, उसको कम किया जा सकता है। तो गरीबी दूर करने के उपाय नहीं है, ये कम करने के उपाय हैं। इसके लिए आपको शिक्षा देना चाहिए लोगों को इसके लिए सरकार करती है, फ्री एजुकेशन दे रही है, उनके साथ में मिड डे मील भी दे रही है, ताकि उनका स्वास्थ्य भी सुधरे। बहुत सारी योजनाओं पे आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य के लिए, मिड डे मील है, गरीब कल्याण योजना, ये सारी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और कौशल, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, हेल्थ, इन सारी चीज़ों को, अगर आपके पास कौशल है तब आप कोई काम कर पाएंगे, प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, आप कर पाएंगे, और आप स्वास्थ्य पर भी ध्यान रख पाएंगे। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको पता है, तब जाके आप जॉब में जाएंगे, बिजनेस करेंगे, उनमें आप कामयाब होंगे और आय का अच्छा खासा सृजन करेंगे, आय कमाएंगे, इनकम करेंगे, अर्न करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल, परिवार नियोजन, जो क्या बोलता हूँ, फैमिली प्लानिंग लाया जाए, परिवार नियोजन लाया जाए ग्रामीण स्तर पे। क्योंकि ग्रामीण स्तर पे क्या होता है ना, ये चीज़ बहुत जल्दी लागू नहीं होती, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं होता है। और वहाँ पे क्या है, अब कंसेप्ट क्या होना चाहिए, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो बाला। लेकिन गांव में आपको देखने को क्या मिलेगा, ऐसे आपको परिवार मिलेंगे देखने को, इस तरह से आपको परिवार देखने को मिलेंगे, इतने इतने बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे गांव में। लेकिन होना क्या चाहिए, इसका सही ट्रैप क्या होना चाहिए, सही ट्रैप इसका क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ये वाला।
बहुत ज़्यादा दो या एक ही होना चाहिए, दो होना चाहिए। ये सब गरीबी के आपके क्या है कारण होते हैं, तो इनको आपको क्या है समझना होगा और इन पर काम भी करना होगा। तो जनसंख्या पे नियंत्रण और ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, मैंने आपको बताया, पुत्र प्राप्ति फलाना ढिमाका बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या है इस पे आप लिख सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ करनी चाहिए हमको, पर कैपिटा इनकम बढ़ानी चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट अगर करना है ना, ओवरऑल ग्रोथ करना है, सर्वांगीण विकास करना है ना, तो हमको पीसीआई को बढ़ाना चाहिए। पीसीआई क्या होती है, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, मतलब प्रति व्यक्ति की आय। मान लिया राष्ट्रीय आय आपकी कितनी है, 1 लाख, जनसंख्या है 500, तो उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी बनेगी, 200 आपकी क्या है प्रति व्यक्ति आय उनकी बनेगी। तो ये जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ही इनका क्या होगा, विकास होगा। इसको क्या है, इसको जितना ही आप क्या करेंगे, बूम करेंगे, बढ़ाएंगे, उतना ही क्या है ये विकास कर पाएंगे। तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और ये उपाय आप कर सकते हैं। और देखिए मैंने और भी चीज़ें ली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार की नीतियां हैं, कार्यक्रम है, अंत्योदय कार्य योजना है, मिड डे मील है, ये सब आप इसमें लगा सकते हो आप उपाय के लिए। कृषि का विकास, कृषि का डेवलपमेंट, कृषि का जैसे कि कृषि में मैंने आपको बताया लगभग यहाँ पे 57 लिखना चाहिए था, 50 लिख गया। 50% हमारा श्रम बल है और जीडीपी हमारी 16-17% है। और हम क्या कर रहे हैं, परंपरागत, आज भी परंपरागत तरीके से कृषि कर रहे हैं। आज भी हम क्या हैं, परंपरागत तरीके से, जैसे कि आज भी हम हाथ से गेहूँ बो रहे हैं, फेंक रहे हैं, ऊंचा रहे हैं, मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और एक केसीसी इसके लिए की योजना है, कृषि विकास के लिए, किसानों के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड, जो 1998-99 में आई थी। इसमें क्या है, किसानों को लोन दिया जाता है, मतलब पैसे दिए जाते हैं। अगर ये कार्ड है आपके पास तो आपको लोन मिलेगा और उस पर आपको 7% ब्याज पे आपको मिलेगा। मतलब 1 लाख अगर आपने, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए आपको पहले यही समझा देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। 7% आपको क्या है ब्याज मिलेगा और उसकी 3% आपको सब्सिडी भी मिलेगी। कैसे सर, समझिए। जैसे कि आपके पास क्या है, केसीसी आपके के पास कार्ड है, क्या है, केसीसी आपके पास कार्ड है, तो आपको 7% बोले तो 1 लाख अगर रुपए आपने लिया, 1 लाख रुपए आपने लिया, तो आपको क्या होगा, 1 लाख अगर आप रुपए लेते हैं, 1 लाख अगर आपने रुपए लिए हैं, 1 लाख, तो आपको क्या है 7,000 रुपये आपको क्या है इसका ब्याज देना होगा साल में। लेकिन अगर आपने ये टाइमली दे दिया तो आपको 3,000 रुपये क्या है वापसी मिल जाएगा, सब्सिडी के तौर पे, सब्सिडी के तौर पे ये वापस मिल जाएगा। यानी आपसे कितना ब्याज पड़ेगा, मात्र और मात्र 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन पहले आपको देना पड़ेगा, बाद में आपके अकाउंट में सब्सिडी आएगी। तो ये बहुत अच्छी योजना है दोस्तों। और आप क्या करना, इसको आप क्या करना जरूर, आप क्या बोलता हूँ मैं इसको, इसका आप जरूर इस्तेमाल करके देखना। इस योजना का आप जरूर इस्तेमाल करके मतलब देखना। योजना का क्या मैं बताता हूँ, योजना बता रहा हूँ। ये आप क्या, केसीसी, मतलब ये बहुत अच्छी योजना है जिसमें आप आधुनिक तरीके से कृषि आपको इसमें क्या है करनी चाहिए, तब आप जाके कृषि को विकास कर पाओगे। आधुनिक तरीके से, आधुनिक टेक्निक, आधुनिक बीज, आधुनिक सारी चीज़ें, जैविक तरीके से जैविक खेती करना चाहिए, ऑर्गेनिक आपकी खेती होनी चाहिए, बागवानी का विकास करना, मत्स्य का विकास, डेयरी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों का विकास आपको करना चाहिए। और राजकोषीय सुधार भी होने चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए, राजकोषीय सुधार करने चाहिए। कैसे, फिस्कल रिफॉर्म आपके करने चाहिए। आय और क्या है, आय वितरण में समान सुधार होना चाहिए। आय और वितरण में आपका क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। आय वितरण में सुधार कैसे, कोई व्यक्ति ए है, कोई बी है, कोई सी है, अगर उसके पास अलग अलग आय है, मतलब इसकी 100 रुपये आय, इसकी 500 रुपये, इसकी 5,000 रुपये, तो इनमें क्या है वितरण ही अलग अलग है, तो क्या है गरीबी बढ़ेगी। और क्या है, ये क्या है, इसको मतलब अगर सुधार करते हैं ना तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें कम होगी, गरीबी कम होगी और बहुत सी ऐसी मतलब समस्याएं कम होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक सवाल देता हूं ऐसे ही ओरली, आप बताइएगा जो आपकी श्री रंगराजन समिति आई थी वो कब आई थी। आप कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिखना, अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो अभी के अभी आप लिखना कमेंट बॉक्स में कि श्री रंगराजन कमेटी कब गठन हुई और कब उसने अपनी रिपोर्ट दी। ये आप अभी के अभी कमेंट में लिखिएगा। और ये हमारी क्लासें चल ही रही हैं तो इनको आप जरूर देखिएगा। इनके बगैर तो आप कल्पना ही मत कीजिए कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त क्लासें हैं। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो की नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लें, ताकि आपको क्या है वीडियो मिलती रहे, लगातार आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अगर आपको क्लास वाली पीडीएफ चाहिए, ये जो मैंने पढ़ाया है इसकी पीडीएफ आपको चाहिए,
तो ये आपको मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पे, जो कि महान सर नाम से। टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, उसमें अपनी आईडी जो भी है बना लीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए क्या, महान सर। आपको मेरा ये लोगो, आपको क्या है, ये वाला लोगो दिखेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। करीब 2000 बच्चे उसमें हैं भी, तो ज्वाइन करना। आपको मैं वहीं पे, मतलब मैं नहीं, वहाँ पे ये पीडीएफ वगैरह मिलती रहती हैं। और पीडीएफ जो परचेज करने के लिए लिंक भी मैं वहीं पे दे देता हूँ, तो आप कर भी सकते हो, जो आपकी कंप्लीट पीडीएफ होती हैं उनका लिंक। तो क्लास आपको कैसी लगी, आप हमें अपने कमेंट और आपके लाइक्स के पता लगेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए